बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, 77वां जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर मुमलिकत, सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद भी दी गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि जल्द आपको बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। बिजली की होनी तो चाहिए। इतलात हैं कि कीमतें शायद बिजली की कम हों, लेकिन ये है कि अब ये इतलात ही हैं फ़िलहाल तो। लेकिन उससे पहले जो है ज़रा यौम आज़ादी मुबारक सबको, जितने हमारे देखने वाले हैं। और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, मतलब सारी सड़कें इस्लामाबाद पिंडी की, लोग बाहर हैं और तकारीब हो रही हैं। हम तो इस्लामाबाद के बता सकते हैं, बाकी मुल्क के हिस्सों से भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में। और मतलब बड़ी खुशी हो रही है देख के, बच्चे और घरों पे झंडे और जनाब तकारीब जगह जगह, और सब बहुत बहुत मतलब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। और अब मैं एक एक तकरीब या एक एक उसका तो मैं जिक्र करने से रहा, लेकिन यह है कि बहुत ज़बरदस्त। और इस पे जो चार चांद लगे हैं ना, वो जो एक होता है कि सब जिस शख्स की तलाश है ना सबको, वो हैं अरशद नदीम साहब। मतलब वो हर तकरीब में भी मौजूद हैं और बड़ा माशाल्लाह उनमें स्टेमिना है। वो देखें, वहाँ से पहले प्रैक्टिस की, फिर जाके वहाँ पे खेले, फिर फ़ौरन ही वहाँ से वापस आए। और वो बहुत सारी, क्योंकि शायद कराची में भी आज गवर्नर हाउस में है उनका, उससे पहले वो वज़ीर आज़म के साथ थे, फिर वो KP गए, फिर वो लाहौर में उन्होंने तकरीब में शिरकत की। तो वो जो है वो सारे जो लोग हैं ना, बच्चे और बड़े और तमाम लोग, उनके साथ एक तस्वीर और एक किसी तरह से हैंडशेक हो जाए। और तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। और उस पे जो है वो और खैरियत से गुजरा। तो अल्लाह ताला खैरियत से रखे मुल्क को, और ऐसी बहुत से जो है वो दिन हम देखें, ताकि आमद सलामत रहे पाकिस्तान। अच्छा जी, अब इसमें जो सूरत हाल है, वो आज का जो दिन है वो बहुत, आप समझें कि एक बिल्कुल ऐसे, यानी आप कहें कि तलवार की जो धार है उसके ऊपर खड़ी हुई है आज का जो अगले 24-48 घंटे हैं। और वो उसकी वजह यह है कि जो CIA की चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो कतर पहुंच गए हैं। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं, उन्होंने मशरिक़ वस्ता का दौरा करना था, वो मुलतवी कर दिया। और उसकी वजह यह है कि गालिबन एक तो सिक्योरिटी खदशात हैं कि अचानक कोई वाक़या अगर पेश आ, मैंने कहा तलवार की धार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कल शुरू होने वाले मुज़ाकरात, ये जहरियत इसराइल की जो जहरियत है उसे, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात आपको, मेरी तस्वीर अगर कहीं गलती कोशिश करूँगा कि चंद दिनों में ये जितने हमारे अरब ममालिक हैं और मुसलमान ममालिक हैं, वो अब इसराइल की जगह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे मीडिया में ये इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के भी काफ़ी जो जराइद हैं, और उन्होंने लेबनान, सीरिया, तो सब ने ये मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके कहना शुरू कर दिए। इसराइल का नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं इसको मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके कहूँ, लेकिन अगर इसराइल निकलता है समझाने के लिए या कुछ इसमें दिन लगते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि इसको मकबूजा जो है वो फ़लस्तीनी इलाके कहा जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो ये जो है ये अच्छा, तो विलियम बर्न्स जो हैं वो पहुँचे हैं कतर, जो CIA के चीफ हैं।
और उनके साथ ही जो डेविड बार्निया हैं, वो जो कि मोसाद के सरबराह हैं, वो भी कतर पहुंच गए हैं। जो रोनिन जशनबेत के हैं वो भी कतर पहुंच गए हैं। और जो हमास ने वहाँ पे अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। और ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे आज तरदीद हुई है इस बात की कि हमारे कोई नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। बल्कि एक बड़ी गैर मुतवक्का तौर पे ईरान का जो मीडिया है, उन्होंने ये एक प्रेस टीवी ने व्हाट आर द सिनेरियोज एक्सप्लेनर, व्हाट आर द सिनेरियोज कि कहाँ पर हमला हो सकता है, कहाँ पर हम हमले कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ा अनयूजुअली ये एक मजमून शेयर की है, व्हाट आर द सिनेरियोज एंड पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ रिटेलिएटेड स्ट्राइक तल अवीव में। और उसमें उन्होंने ये तो मजमून तो उसमें है, लेकिन अगर मैं ये इसराइल की बेसिस हैं, यानी जो इसराइल में जो मुख्तलिफ मकामात हैं, तो उनका कहना ये है कि एक तो पहली चॉइस जो है ईरान की वो होगी जो डेंसली पॉपुलेटेड तल अवीव का इलाका है गुशदान, और वहाँ पर सेटलर्स की अच्छा सेटलर्स के अब इसराइल में भी यानी तल अवीव में भी सेटलर कह रहे हैं। वो मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह से कि अब इसको मकबूजा इलाका कहा जा रहा है। तो वहाँ पर जो है वो किरिया डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल तल अवीव जो है, जहाँ पर बहुत बिल्डिंग्स हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैंप रेबिन है जो कि कमांड एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो इनका कहना है कि वो हमारा टारगेट है। दूसरा, इसके पास ही वो कहते हैं कि मैशल टावर है जिसमें टॉप ब्रास इसराइल की जो है और साथ उसके ये टावर, और इसको कहते हैं कि ये इसराइली पेंटागन है और ये 1948 से यहाँ पे बना हुआ है। एक तो इसका इन्होंने कहा है कि ये हमारे हदफ पे। अच्छा, यहाँ पर फिर ज़ाहिर इसराइल की तरफ से फौरी तौर पे आयरन डोम्स और ये वो सारी वहाँ पे। दूसरी इन्होंने जो जगह बताई है इसमें, वो ये कह रहे हैं कि और फिर 2-3 जगहों का नाम लिए है, तेल नूफ और सदौत मिशा एयर बेसिस इन्होंने कहा है कि हमारे हदफ हैं, और पालमशीन एयर बेस जो है जो साउथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो है, और ये इन्होंने कहा है कि ये जो है हमारा हदफ है जिनको हमने टारगेट करना है। और इतनी तेज़ी के साथ मिज़ाइल जाएंगे यहाँ से भी और हिजबुल्लाह के भी कि वो और हुतीस के भी, कि ये जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं जिसको वो कहते हैं कि इसराइल का पेंटागन है, उनका कहना ये है कि ये हमारा पहला हदफ होगा जो उनका जो उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया इसको, यानी जो वादा किया हुआ था उसका इन्होंने दिया। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह से। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल एक बात की है और उन्होंने ये बात की है कि अच्छा, एक तो मैं फॉक्स न्यूज़ कोट कर दूं सेक्रेटरी ब्लिंकन के हवाले से, क्योंकि इसकी ऑफिशियल नहीं आई, लेकिन उनका जो दौरा पोस्टपोन होने का, ये मैं फॉक्स न्यूज़ पहली स्लाइड कोट कर देता हूँ फॉक्स न्यूज़ की, क्योंकि इसका ऑफिशियली नहीं अनाउंसमेंट आई तो हमारी तरफ से रेफरेंस देना ज़रूरी है। और साथ ही जो है वो उन्होंने अमेरिका ने $20 बिलियन का के जो वेपन्स हैं इसराइल को देने का फैसला किया है। सेकंड स्लाइड है एसोसिएटेड प्रेस की, ये उन्होंने यानी थिएटर 20 बिलियन, अब ये 20 बिलियन जो है ये बहुत बड़ी रकम है, और ये जो है ये इसमें कुछ अरसा लगेगा, ये फौरी तौर पे तो नहीं आएंगे वहाँ पे, लेकिन ये $20 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये अब सूरत हाल ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन तो नहीं आ रहे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेकिन इसी दौरान जो है जो एमोस हॉस्टन है जो कि पूरी, अच्छा, एमोस हॉस्टन पहुँचे हैं बैरूत, और बैरूत में वो पहुँचे हैं तो वहाँ के जो मकामी अखबार हैं, जो अरबी अखबार हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये इसको आने मत दो और ये और वो सारा, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे पहुँचे। उनकी एमोस हॉस्टन की ये बाकी सारा डेलीगेशन मौजूद है, ये कतर में पहुँच रहे हैं, सारे जो इजिप्ट से भी लोग हैं वो कतर में पहुँच रहे हैं,
और बाकी सारे मुज़ाकरात अब ये रात को पहुँच जाएंगे तो ये बस स्टार्ट हो जाएंगे मुज़ाकरात फौरी तौर। हमास कह रही है कि हमें इंतज़ार नहीं करना। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं उन्होंने ये कहा है कि एक छोटी सी विंडो है दरमियान में और उसके दौरान अगर ये मुज़ाकरात हो गए तो ईरान जो है शायद हमला ना करे। ये दावा है, ये अंदाज़ा है, और ज़ाहिर है चंद घंटे रह गए हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि पूरा मशरिक़ वस्ता इस पर तलवार। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये जो है ये और मैं ये फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, 9th स्लाइड। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि ईरान जो है वो अगर ये सीज़ फायर एग्री हो गई तो वो ईरान अटैक नहीं करेगा, वरना फिर ईरान क्या करेगा उसमें ज़ाहिर है लिमिटेशंस हैं उनकी भी, उनके वेपन्स के पैसे तो बाद में पहुँचेंगे। वो एक और कहानी भी पैसों के हवाले से, उसमें मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि जो वो बैरूत में पहुँचे हैं ना, ये एमॉस होस्टन, ये एमॉस होस्टन वही है जो एनर्जी के हवाले से, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये मामलात वगैरह तय करते रहे हैं, जो गज़ा के जो गैस का इशू, जो जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, गज़ा और साइप्रस का जो दरमियान में जो पूरा पानी के अंदर, जो मेडिटेरियन सी के अंदर जो ऑयल की फील्ड्स हैं। लेकिन इनकी जो मुलाकात है बैरूत में 2 शख्सियात से हुई है, और 2 ही शख्सियात वहाँ पे इस वक्त हुकूमत है, वहाँ पे 2 ही शख्सियात मौजूद हैं। एक नबी बैरी हैं और एक उनके वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, लेकिन इशू जो है वो ये है कि जो नजीब मिकाती हैं वो तो अभी बने हैं वज़ीर आज़म 1-2 साल पहले। उससे पहले वज़ीर आज़म उनके एक करके रिज़ाइन कर, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी साद हरेरी के बाद, वो उठ नहीं सके। 2019 में गालिबन हुकूमतें गिरी हैं इनकी। और आपको पता है हुकूमत किस तरह गिरी, वहाँ पे हुकूमतें गिरी और संभल नहीं सका। वो शदीद महंगाई में टैक्स लगाते जा रहे थे तो लोग बर्दाश्त करते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे टैक्स लगा दिया, व्हाट्सएप की कॉल के ऊपर टैक्स लगा दिया कि ये फ्री नहीं होगी, कॉल पे टैक्स होगा। पूरा लिबनान बाहर आ गया। उस दिन के बाद से आज तक हुकूमत नहीं बन सकी। अच्छा, तो वहाँ पर नबी बैरी मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और ये वज़ीर आज़म जो कि पार्लियामेंट में ज़ाहिर है कि एक वज़ीर आज़म, लेकिन सदर नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ के जो सदर हैं मिशेल ओवन के इस्तीफ़े के बाद, जो कि क्रिस्टियन मैरोनाइट जिनको होना चाहिए, तो लिबनान में सदर नहीं है। नबी बैरी स्पीकर हैं और 1992 से स्पीकर हैं, 1992 से स्पीकर हैं। और मैं इनके बारे में सिर्फ एक जुमला बता दूँ, इनसे मुलाकात की है मॉस वेस्टन ने, तो ये हरकतुल अमल से हैं, यानी लिबनान में जो अहले तशी की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियात हैं, वो जो फ्रांस का एग्रीमेंट था उसके मुताबिक स्पीकर जो है वो अहले तशी, जो सदर है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन, और जो वज़ीर आज़म है वो सुन्नी मुसलमान। अच्छा, तो अब जो शिया मसलक से जो मुसलमान हैं या सुन्नी मसलक से, वो इस तरह से मुझे कहना पड़ रहा है इसलिए कि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। अच्छा, लेकिन नबी बैरी जो हैं ये 1992 से हैं, और हरकतुल अमल ये वो है जो मूसा सदर ने बनाई थी। तो मूसा सदर जो गायब हो गए थे, जो जिनका, और हुसैन अल हुसैनी ने, तो ये उसको हरकतुल अमल पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह से 1 सीट ज़्यादा है। यानी जो अहले तशी जमातें हैं उसमें हिजबुल्लाह भी बहुत इनके साथ है, बहुत इनको सपोर्ट करती है, सुन्नी भी इनको सपोर्ट करते हैं, तभी तो ये 1992 से स्पीकर हैं। तो इनसे मुलाकात हुई और ये बड़ी बड़ी इनकी रिस्पेक्ट है। तो नबी बैरी वहाँ पे मौजूद हैं और साथ उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात की मॉस वेस्टन ने, और ये कहा है कि जी सीज़ फायर, इसराइल को कहा है कि मैं यहाँ पे आखिरी दफ़ा सीज़ फायर कर लो, मुआहिदा करो जंग बंदी का, वरना ये है कि फिर उसके बाद हिजबुल्लाह तो तैयार बैठे ना, ये तो तैयार बैठे है हिजबुल्लाह, बल्कि रुके कैसे। वो फवाद शुक्र के बाद जब से उनको हिट किया है वहाँ पे, जो सईद हसन नसरुल्लाह के जो दस्ते राज थे, जब उनको निशाना बनाया तो बहुत रिस्ट्रेन दिखाया है हिजबुल्लाह ने। और फिर उससे पहले भी फॉल्स फ्लैग किया कि वो जी गोलान की पहाड़ियों पे गिरा के, और फिर उसके बाद वो पूरा जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके हैं। लेकिन ये है कि वो वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ वो यानी लिबनान में इंगेज किया हुआ है। ये जो डेलीगेशन है ये सारा दोहा में पहुँच गया है, और इसी दौरान ईरान जो है वो कह रहा है कि हम थे। तो मैंने कहा आज यानी कल का दिन है, बस कल शाम तक, रात तक ये इतला आ जाएगी कि मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। हमास कह रही है कि मुज़ाकरात तो हो चुके हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन करो। और लेकिन हालात इतने अजब हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा मुलतवी होना, और साथ ही ये है कि CIA चीफ और दोबारा लोग सारे कि ये आग किसी तरह फैल ना जाएगी। मतलब एक दफ़ा
क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह इन्होंने टारगेट रखा है उसको। और आज जो है कमाल देखें कि आज 2 रॉकेट फायर हुए हैं तल अवीव के ऊपर, और वो कहाँ से फायर हुए हैं? गजा से। गजा खान यूनस 10 महीने हो गए हैं, तो बिल्कुल जहां पे इसराइली फौज टैंक गुजार रही थी अपने, तो उसके बिल्कुल पास से 2 रॉकेट फायर हुए हैं मलबे के अंदर से हमास के, और वो भी आके गिरे हैं। तो इनको ये नहीं पता अभी तक कि हमास कितनी मौजूद है, कितनी मौजूद नहीं है। तो हमास है, फिर इन्होंने वहां पे बमबारी कर दी, फिर लोग शहीद कर दिए बहुत सारे, लेकिन वो रॉकेट वहीं से फायर हो रहे हैं। तो इनको कुछ नहीं पता कि वहां पर हमास की स्ट्रेंथ कितनी है। और ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए किसी तरह से। जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं बरतानिया में, वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। महमूद अब्बास जो हैं वो मॉस्को में हैं। मॉस्को से एक तो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई थी, फिर वो आज जो है रात को वो अंकारा पहुँच रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज वो अंकारा पहुँच रहे हैं महमूद अब्बास। और कल जो है वो तुर्क पार्लियामेंट से उनका खिताब होगा। सदर महमूद अब्बास का जो खिताब होगा वो तुर्क पार्लियामेंट से खिताब करेंगे, और उस पार्लियामेंट से जब खिताब हो रहा होगा तो उसमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोगन भी पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। ये बीच में आपको याद होगा, बीच में थोड़ा सा हुआ था कि वो तारीख ऊपर नीचे हो गई थी आगे पीछे, लेकिन अब वो रशिया से यहाँ आ रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट जो है वो बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त हमारी दुआ है कि ये किसी तरह से मुआहदा हो और ये आगे बढ़े, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उन्होंने कह दिए कि हम हिट करेंगे तल अवीव को, और अमेरिकन उसको रोकेंगे क्या? चारों तरफ से जब मिसाइल्स की बारिश होगी तो वो तो समुद्रों से क्या वो लिबनान को उड़ा देगा अमेरिका, या क्या करेगा? तो एक सबकी कोशिश है कि किसी तरह से यहाँ पे इसको सीज फायर हो। सीज फायर एग्रीमेंट मस्ट है, ये प्रेसिडेंट बाइडेन का जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात है। दूसरा जो है वो ये है कि, तो एक तो यहां पर रखें चीज को, दूसरा जो है वो ये है कि 2 हुकूमतें गिर गई। 2 हुकूमतें गिर गई आज। यानी जो हसीना वाजिद हैं, हसीना वाजिद की तो हुकूमत जिस तरह गिरी है, धड़न तख्ता हो गया। उनके जो हैं वो उनके नाम वहां से चले गए हैं आलमी अदालत इंसाफ में। आलमी अदालत इंसाफ में चले गए हैं कि जंगी जराइम के मुकदमात इन पे कायम करके इनको जो है वो वापस लाया जाए। जंगी जराइम। अच्छा, अब ये जो है ये 17 स्लाइड, हसीना और 8 अदर्स सूट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जेनोसाइड। अच्छा, और ये जो है, और ये फिर ढाका ट्रिब्यून 15वीं स्लाइड, शेख हसीना एंड मिनिस्टर्स टॉप कॉप सूट फॉर जेनोसाइड इन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये गए हैं मुकदमात आलमी अदालत इंसाफ में, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोग, ये इनके साथी वगैरह सारे जो हैं कि ये जो भाग गए थे इनको वहाँ से इनके वारंट निकाले जाएं, आलमी अदालत इंसाफ से इनको लाके जो है इनका जंगी जराइम पे ट्रायल किया जाए। दूसरा ये है कि 1996 से 1996 से हसीना वाजिद जो हैं वो, जब उनके वालिद और उनकी वालदा और उनके 3 भाई और उनके नंदे होंगी, ज़ाहिर है, हाँ नंदे ही हैं, 2 नंदे और बाकी ख़ानदान के अहले खाना, उनका 15 अगस्त 1975 को उनका सबका कत्ल हो गया था। तो कल 15 अगस्त है। तो 1996 से लेके हमेशा जो है वो आम तातील होती थी, वो बांग्लादेश ने ख़त्म कर दी है कि कल आम तातील नहीं होगी, बल्कि जिसने सोग मनाना है मनाए, जिसने मतलब याद करके रोना है इसको मुजीबुर रहमान को याद करके रोए, लेकिन छुट्टी नहीं होगी। वो छुट्टी ख़त्म कर दी है वहाँ की हुकूमत ने। उसके ऊपर हसीना वाजिद ने रिएक्ट किया पहली मरतबा, और उन्होंने कहा कि जो है वो उनके लिए मतलब ये दुआ करें मुजीबुर रहमान के लिए, लेकिन ये सख्त उन्होंने बात की है कि आम तातील और एक सरकारी छुट्टी होती थी 15 अगस्त को बांग्लादेश में, तो उसके ऊपर। लेकिन साथ ही ये इंपॉर्टेंट बात है कि जंगी जराइम के लिए जो है वो अदालत से ये जो आलमी अदालत इंसाफ से रब्ता कर लिए। 2 जो हुकूमतें गिर गई हैं, देखिए 2 हुकूमतें इस तरह से गिरी हैं कि एक तो कशीदा की हुकूमत गिर गई है। कशीदा ने खुद कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के,
उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये मैं क्योदो न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे 23वीं स्लाइड जापान की। वो कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और फ्यूमो किशिदा जो हैं ये रिज़ाइन कर रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो सबसे, वैसे कमाल, ये कमाल के सियासतदान हैं जापान के। वो कहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारत से भी हट रहा हूँ। वजह क्या है? वजह यह कि मुझे पता है कि अवाम मुझसे खुश नहीं है, और जितने राय आमा के सर्वेज आ रहे हैं उसमें मेरी मकबूलियत ख़त्म होती जा रही है। ये सबसे पुरानी पार्टी है, जो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी है जापान की, सबसे पुरानी पार्टी है, उसके सरबराह भी हैं। तो ये स्कैंडल्स, करप्शन, वो सारे मामला, लेकिन कोई सीट छोड़ता है इस तरह। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी मकबूलियत, और मैं लोगों में जाता हूँ तो मेरे पास पब्लिक पल्स आ रही है कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। ये वही फ्यूमो किशिदा हैं जिनको स्टेट विजिट जिनका हुआ था, और जो वाशिंगटन भी गए थे, और वहाँ पे बाइडेन से भी मुलाकात हुई थी, और जापान ज़ाहिर है बहुत इस वक्त इम्पोर्टेंट अलाई है और सारा। तो इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब कमाल देखें, आप, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जापान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, और मेरे पास पब्लिक पल्स है कि लोग मुझसे पसंद नहीं करते, और मैं अपने आप को अवाम की राय से मैं बाहर नहीं हूँ। यह इस्तीफ़ा दे रहे खुद। कोई तहरीक नहीं चल रही, कोई हंगामे, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं। मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पता है लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं इस वक्त। मैं जहां जाता हूं लोग, मतलब एक, और राय अम्मा के जो पोल्स वगैरह आ रहे हैं उसके मुताबिक। और दूसरी जो हुकूमत, तो ये हुकूमत एक तो गिर गई, दूसरी जो हुकूमत है वो जनाब गिर गई, उसको गिरनी कहती है, उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया। और वो जो हुकूमत है वो थाईलैंड की है। थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको शरीता को उठा के उनकी पार्लियामेंट ने फेंक दिए, और उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई नाहल आदमी था, निखट्टू आदमी था, इसके पास कोई पब्लिक का मैंडेट ही नहीं था, ये आके बैठा हुआ था ऊपर, और ये इसको उठा के उन्होंने फेंक दिए। उसके बाद उसको फेंक दिया उठा के, तो वो जब निकले हैं बाहर, वो नहीं थे अदालत में। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है, ठीक है कि मैं अहल नहीं था और मैं काम नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा था, मेरे दिल में नीयत तो थी, तो मुझे इस तरह फेंक दिया उठा के। तो वो, लेकिन इसका एक और एंगल है, मैं अगर 1 मिनट मिल जाए तो इसका एक और एंगल है। उसका एंगल ये है कि जो थाईलैंड है, अब ये जहन में रखें, नक्शा ले आए दोबारा बे ऑफ बंगाल का जहन में, बे ऑफ बंगाल का, खलीज बंगाल का नक्शा अपने जहन में ले आए, जहाँ एक बांग्लादेश है, एक खलीज बंगाल है, और इधर जो है वो भारत है, और खलीज बंगाल के दूसरे साइड के ऊपर जो है वो म्यांमार और थाईलैंड और ये सारे, ठीक है ना, ये पड़ोस के मुल्क हैं सारे। थाईलैंड जो है ये दरमियान में कहीं फंस गया। इन्होंने जनाब, एक तो पहले भारत ने इंडिया, म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और ये जो प्रोजेक्ट है ये तो हो गया। ये मैं ये सोचता हूँ कि ये कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बात के इम्कानात हैं कि वहाँ पे पैसा डूब जाए, और पैसा डूब जाए तो वही जगह नज़र आती है फिर भारत, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो है, अगर मैं 29 स्लाइड दिखाऊं तो ये ट्राइलेटरल इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अच्छा, म्यांमार तो गया, और म्यांमार तो पहले ही वहाँ पर एक एनार्की की सूरत हाल है, और थाईलैंड के पीएम चले गए। लेकिन थाईलैंड के पीएम के जाने से एक और इशू क्या है? इशू ये है कि थाईलैंड के जो ये वजीर आज़म है, इसके बाद जो भी वजीर आज़म होगा वो चाइना के करीब होगा। ये एक लैंड ब्रिज बना रहे थे, जो कि लैंड ब्रिज जो है उसका अगर हम नक्शा देखें तो ये प्रपोज लैंड ब्रिज, 3rd स्लाइड अगर हम देखें तो ये एक लैंड ब्रिज प्रपोजल लेके ये पिछले साल गए थे, और ये मौसूफ ने जाके अमेरिका से कहा था, ये 28th, ठीक है, टाइम मैगजीन कि थाईलैंड पिचेस न्यू इन्वेस्टर्स इन यूएस ऑन ओल्ड आइडिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग रूट शॉर्टकट। और उसके बाद जो है जब ये वहाँ गए थे तो ये जो ब्रिज था, बुनियादी तौर पे ये आइडिया इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया था कि भाईजान आप ये जो मलाका डिलेमा अगर होता है, यानी तो उसके नतीजे में इंडिया और चाइना को जंग की सूरत में फ़ायदा होगा, ये ब्रिज जो है ये आप बनवा लें और इस पर इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका कर देगा, वगैरह 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 वगैरह। उसके बाद ये हुआ कि 2 चाइनीज़, 24th स्लाइड, ये काओसुद
दो चाइना से इंस्पेक्ट करने के लिए लोग आए। ये 24वीं स्लाइड है, ये ब्रिज प्रोजेक्ट टाइस की। उन्होंने देखा कि ये ब्रिज क्या बन रहा है भाई, और ये ब्रिज जो है ये तो अमेरिका के साथ गुडी हो रहे हैं, हमारे साथ भी गुडी हो रहे हैं। और उसके बाद फिर दिसंबर में 27 स्लाइड उन्होंने प्रॉपर ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल आया कि भाई कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स का रियल टेस्ट है थाईलैंड के ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है इसको ये एक मतलब पूरा जो इस रीजन के अंदर जो भी मामलात हैं वो ये मुनासिब नहीं है और ये चाइना को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। अब जो आज शाम को जो है वो बल्कि पहुंच गए हैं वांग यी जो हैं वो म्यांमार, ये जो मेकोंग की कॉरपोरेशन मीटिंग है ना, मेकोंग दरिया के हवाले से जो मेकोंग बड़ा, तो मेकोंग तो वो म्यांमार और थाईलैंड और उसमें वियतनाम है और उसमें जो है वो लाओस है और कंबोडिया, ये सारे वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है और वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही हुकूमत गिर गई है। अब ये है कि इस हुकूमत के गिरने का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है वांग ली के विजिट का, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका भी जियो पॉलिटिकल एंगल है कि ये अपने आप को थाईलैंड जो है वो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा चाइना के क्लोज था। ये अमेरिका पर पहुँच के और इन्होंने कहा कि जी वो जो ऐसा है कि वो मैं एक ब्रिज बनाऊँगा और ब्रिज बना के आप इन्वेस्टमेंट करें, ये करें वो करें। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फेंक दिया उठा के, नायल नायक कट्टू करार देके। तो ये दूसरा सेटबैक हुआ है। और एक तो वो ब्रिज बन रहा था इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाला, वो ब्रिज तो बिल्कुल ही फारिग हो गया, वो तो पहले ही फारिग हो चुका हुआ था। दूसरा ये कि थाईलैंड में एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो कि चाइना के बहुत ज़्यादा, अब जो भी आएगी हुकूमत वो चाइना के करीब हो। नाज़रीन वापस आते हैं, चाइना ने कुछ पाकिस्तान के बारे में भी बात की है, तवक्कुआ ने उसमें बात की। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं मुस्तहकम पाकिस्तान की, कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुस्तहकम कैसे मुमकिन है? हो जाएगा, मुस्तहकम तो है, लेकिन ये कि सियासी अब देखें कि इस्तेहकाम किस तरह से आता है। और ये आने वाले दिनों में कुछ मेरे ख्याल से कुछ पकड़ धकड़ की आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ तरह से, गिरफ्तारियों की, ये जनरल फैज़ के जो कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ उसके बाद, तो और देखें कौन दरमियान में आता है इसमें। लेकिन चाइना की तरफ से आज एक जो है वो उनकी ग्लोबल टाइम्स ने एक पूरा एक आर्टिकल छापा है पाकिस्तान से रिलेटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो ये कहते हैं कि जी जो एक सूखी किनारी के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे, और वो कहते हैं कि जो ओवरसीज चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो ये है। और ये जो है इसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने कहा डिस्पाइट वेस्टर्न मीडिया में जितना मर्जी जो दरमियान में जो मगरबी मीडिया में शोर शराबा, ये जो पिट स्यापा पड़ा रहा है कि जी पाकिस्तान का सी पैक ऊपर नीचे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मंडे से इसने काम शुरू कर दिया। इसकी वर्डिंग देखिए, वर्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ चाइनीज बिल्ड सूखे किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वॉज कनेक्टेड टू द पावर ग्रिड ऑन मंडे। ठीक है, ये उनकी न्यूज एजेंसी ने की। लेकिन उसके बाद वो बात कहते हैं कि फर्स्ट अंडर द सी पैक फ्रेमवर्क। अच्छा, और ये क्रिटिकल स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशन, फुल कमर्शियल ऑपरेशन। लेकिन अगला आगे देखें आप, द लॉन्च ऑफ लैंडमार्क प्रोजेक्ट विच इज द लार्जेस्ट ओवरसीज ग्रीन फील्ड हाइड्रो पावर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बाय अ चाइनीज एंटरप्राइज विल फर्दर एलिविएट ये पाकिस्तान की जो एनर्जी शॉर्टेजेस और ये सारा। और फिर उसके बाद जो थर्ड इसका पैरा है उसमें कहते हैं कि प्रोजेक्ट कम्स एज सम वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैव इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू बैड माउथ चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, सी पैक इन पर्टिकुलर। इनके खिलाफ जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और जो बेल्ट एंड रोड के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, वो ये सबूत है कि ये जो है ये पावर प्रोजेक्ट इसने काम शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए पाक चाइना। अच्छा, मैं दूसरी जो बात आपसे कह रहा था ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी विजिट कर रहे हैं यूक्रेन का। यूक्रेन के साथ बड़े बैलेंस उन्होंने ताल्लुकात रखे हैं। 21 तारीख से वो जा रहे हैं 23 तारीख तक पोलैंड और यूक्रेन, और बड़ा अच्छा है बैलेंस। टाइमिंग ख़राब है, टाइमिंग इसलिए ख़राब है कि एक तो शदीद जंग हो रही है इस वक्त
यूक्रेन की और मॉस्को की। 80% जो इंडिया के पास असला है वो सोवियत है, ठीक है। और कई बिलियन मेरे ख्याल से 2 पॉइंट कुछ बिलियन से 45 बिलियन तक इनकी ऑयल की जो है वो ऑयल आया है रशिया से। अब टाइमिंग्स गलत है, ये बैलेंसिंग का ये वक्त नहीं है। मतलब वहाँ नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मॉस्को में थे। अब ये जो घमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त, ठीक है ना, कर्स्क के इलाके में और बाकी इलाकों में, और आज चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, बड़ा कम होता है इस तरह। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी फॉरेन इंटेलिजेंसी, उन्होंने एक एलामिया जारी की है, कभी नहीं करते, एलामिया जारी की, सोर्सेज से बात एलामिया जारी की है, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को हटाने जा रहा है, थ्रो अंडर द बस। वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को हटाने जा रहा है, और ज़ेलेंस्की की जगह जो है अमेरिका, इसके ऊपर खामोशी छाई हुई है, बाहर का वेस्टर्न मीडिया खामोश है। ये मैं 26 स्लाइड दिखा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो फॉरेन जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनको लाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि ताकि निगोशिएशंस बढ़ें, क्योंकि निगोशिएशंस नहीं बढ़ रही। ज़ेलेंस्की ने एक पोजीशन बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं, तो उसको हटा के तो एक दूसरे साहब को लाया जा रहा है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है रशिया की, उसने एलामिया जारी की है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोर्सेज नहीं, ये उन्होंने कहा है कि हो रहा है, और ये उसके नतीजे में फिर जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन लड़ाई हो रही है, अब ये सही है गलत है ज़ेलेंस्की, लेकिन इस वक्त भरपूर लड़ाई हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाकर। जो दूसरी बात है, देखें, ये कुछ किस्मत की बात भी होती है। मेरा ख्याल है कि शायद इनको नहीं अंदाज़ा होगा कि म्यांमार में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो मिकोंग वाला है ना, जो मैंने आपसे बताया कि ये अच्छा, ये जो ब्रिज है, ये जो ट्राई लिटरल जो ट्रेन का प्रोजेक्ट था, ये स्टार्ट होता था मणिपुर से, ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। अच्छा, ये शुरू कहाँ से होता था? मणिपुर से। मणिपुर से फिर इसकी कनेक्टिविटी थी इसकी म्यांमार, और फिर म्यांमार से ही जाता था आगे जो है ये ब्रिज नहीं, दूसरा जो मणिपुर वाला है, ये तो वो जो लैंड ब्रिज है थाईलैंड का, ये तो एक प्रपोजल था उनका। वो जो स्टार्ट हुआ ना मणिपुर से स्टार्ट होके, और उसके बाद जो है ये इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। अच्छा, ये 1360। अब इसको जो आगाज है वो हो रहा है मणिपुर। ये मोरे जो है ये है मणिपुर के अंदर। ये मणिपुर से इसने आना था थाईलैंड, और थाईलैंड से इसने जाना था नीचे म्यांमार, मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड। लेकिन ये हुआ कि म्यांमार के अंदर पहले स्टार्ट हुआ, तो ये वहाँ पे फौजी हो गया, हुकूमत आ गई, वो गड़बड़ हो गया। फिर थाईलैंड के अंदर थाईलैंड तो बिल्कुल अब वहाँ जो सेटअप है पॉलिटिकल टर्मोइल, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया, और फिर बांग्लादेश में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन ये मीकोंग रिवर जो है ना, ये मीकोंग रिवर, द माइटी मीकोंग, जिसको मैं यानी सभी कहते हैं, हम भी उसको माइटी मीकोंग, ये अब देखें तिब्बत से शुरू होता है, उसके बाद ये चाइना एंटर होता है, चाइना के साउथ वेस्ट चाइना, फिर उसके बाद ये थाईलैंड, फिर उसके बाद ये लाओस, फिर उसके बाद ये कंबोडिया, फिर उसके बाद वियतनाम, फिर उसके बाद ये समुद्र में गिरता है। अब देखिए माइटी मीकोंग रिवर। अब ये माइटी मीकोंग रिवर की अहमियत थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जब एक जगह से गुजरता है जहाँ पे ये थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर्स को टच करता है, तो ये वो जगह है जहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल है, जो कहता हूँ ना अफ्यून, ये यहाँ पे ड्रग्स और ये सारे वो वहाँ, यहाँ साथ ही फिर आप देखें तो ये जो है ये पूरा इलाका, ये बहुत, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब थाईलैंड की हुकूमत गिर गई, तो उसके साथ ही फिर ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ फिर बांग्लादेश है, फिर ये उसे तो ये गोल्डन। तो अब ये अगर आप इसमें देखें इस मैप में, तो ये एक मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी खबर है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो गलती नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बहुत थी इसमें, और उनका ये कहना था कि इस पे 80% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस पे। अब 80% काम अगर कंप्लीट हो गया था तो यकीनन इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, कोई ग्रॉस किस्म की गड़बड़ जो है ना वो हो रही है मुख्तलिफ साइड्स पे। उसकी क्या वजह, मैं 32nd स्लाइड कोट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि उसका रेफरेंस रहे।
अच्छा, एक तो ये है ना कि ये तो सॉरी, जो 32nd स्लाइड है ये तो है 86% ऑफ द इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट ये रशिया से ले रहे हैं। तो अब ये यूक्रेन जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मतलब उसको कैसे लेता है, जाहिर है कि उसको कैसे वो वहाँ पे उसको लेते हैं, रशिया उसको कैसे लेता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि इसका 86% काम इसका कंप्लीट हो चुका था, 86%। और ये जो है ये उनके मीडिया ने ही कोट किया था कि 86% इसका इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हाईवे है बहरहाल अब ये रुकी, उधर से वो यूक्रेन के अंदर कह रहे हैं कि जी उधर इधर से हसीना वाजिद के नाम जो है वो उसमें जंगी जराइम की अदालत में डालने का बात हो रही है। उधर जो है वो 2 वज़राए आज़म यानी थाईलैंड एक ही रीजन तो दूर, लेकिन अगर आप कहें कि ईस्ट एशिया ही कहें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर खुद, यानी ये बहुत बड़ी बात है, खुद उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कर रहा हूं। और साथ ही जो थाईलैंड की हुकूमत गिर गई। और आज की रात और कल का दिन, और अगर कल परसों तक कोई अच्छी खबर आए कतर से, क्योंकि देखें सारे लोग मौजूद हैं, अमेरिकन मौजूद हैं, अच्छा ब्रेट मैकर्क भी पहुंच गए हुए हैं, वो भी काहिरा कतर वो भी पहुंचे हुए हैं, वो जो नुमाइंदा खसूसी वाइट हाउस वो भी निगोशिएशंस में हिस्सा ले रहे हैं, इजिप्ट है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान उसी ब्लॉक का हिस्सा है यकीन। और कल रात को मैंने सुना उसमें जो स्पीच थी आर्मी चीफ की भी और सबकी के इसमें, अच्छा पाकिस्तान ने बड़ा एक खुल के स्टांस लिया हुआ है, यानी पाकिस्तान एक बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है ना, एससीओ में भी है पाकिस्तान, मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिक्स में भी जाएगा। और पाकिस्तान जो है उसमें उसने इसराइल और इसके हवाले से खुल के पोजीशन ली, और जिसमें दुनिया पूरी दुनिया साथ है। अब इशू ये है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, लेकिन यह है कि नाम जो है वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके ये नाम शुरू कर दिया लेना सब ने। अब इसमें यह है कि तुर्क पार्लियामेंट से कल खिताब है उनका, और कल ही वहाँ पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और अमेरिका जहाँ तक चला गया है, देखें ना किसी नुक्ता इन्होंने हदफ रख ली है। और आप मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं ना हिजबुल्लाह ने, कि बिल्कुल उन्होंने कहा ये टारगेट है हमारा, ये हमारा टारगेट है कि हम ये इसराइल के पेंटागन को हिट करेंगे तल अवीव में। इशू ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश करनी चाहिए पूरी दुनिया को, फ्रांस जो है, इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन, इनके सारे एम्बेसडर्स ने जो कि तल अवीव में हैं या जो इन्होंने, और हाईएस्ट लेवल पे कि जी सीज़ फायर एग्रीमेंट होना चाहिए, अमेरिका भी। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हो, ये जारियत बंद हो, और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उस पर, मतलब वो नॉन बाइंडिंग फलाना को छोड़ें आप उसको, ये कत्ल आम ख़त्म होना चाहिए। तो अब ये एक आग के शोले हैं जिनके ऊपर या तो मेरे ख्याल से दुनिया पानी डाल देगी, और अगर पानी नहीं डाला गया अगले 24-48 घंटों में, परसों तक, तो ईरान जो है, ईरान और हिजबुल्लाह, देखा ना अमेरिकन भी कुछ देख रहे हैं ना कि वो मॉस ह्यूस्टन बेरूत में बैठे हैं, मतलब उन्होंने भी, मतलब हिजबुल्लाह भी रुक के बैठी हुई है कि भाई किसी तरह ये मुआहदा हो जाए। देखिए ना उनके कितने लोग शहीद हुए दरमियान में, इधर ये ईरान, इधर फ़लस्तीनी 40,000 हो गए। तो इशू ये है सारा, और मॉस्को से वो कर रहे हैं, ये महमूद अब्बास को मॉस्को काफ़ी अरसे के बाद हो गए हैं। तो बात ये सारी कि अब देखना ही है। अच्छा, पोलैंड जा रहे हैं 40 साल के बाद, ये वार्सा पैक्ट के 40 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। टाइमिंग्स मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऐसी हैं, उससे पहले या तो डी एस्केलेशन हो जाए यूक्रेन और रशिया की तो वो अच्छा है, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद लड़ाई हो रही है। तो ये उसी तरह से होगा कि पोलैंड जाएंगे फिर ट्रेन में बैठ के, जैसे सारे लोग आपको बताया ना पोलैंड से बाय ट्रेन जो वेस्टर्न जो लीडर्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि क्या प्रेशर आया इन पे। इस वक्त अवॉइड भी कर सकते थे यूक्रेन का विजिट पोलैंड के थ्रू, वही ट्रेन में बैठ के रात का, लेकिन ये है कि बहरहाल उनका डिसीजन है, वो देखें कि वो मेरे ख्याल से बैलेंस करना शायद इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और यकीन वहीं से कॉल आई होगी किसी वेस्टर्न कैपिटल से कि आप भी मॉस्को गए थे, अब आप यूक्रेन भी हाजिरी दें। यूक्रेन जाना पड़ा या मॉस्को ही ना जाते तो बिल्कुल ही वो अजीब सा हो गया। लेकिन यह है कि बहरहाल बड़ी तेज़ी के साथ जियो पोलिटिकल हालात जो हैं वो दुनिया के बदल रहे हैं, और बस इसके साथ ही मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। आज एक बार फिर हम यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।